हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर सेकंड जिसका हेडिंग है वर्ण विचार, इसे हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको इसकी परिभाषा बताती हूँ। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। वर्ण क्या होता है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके। मतलब वर्ण एक अक्षर होता है, एक अक्षर के आप दो टुकड़े कर सकते हैं? नहीं, तो उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। अब जिस रूप में हम किसी वर्ण को लिखित रूप देते हैं उसे अक्षर कहते हैं। जब वर्ण को हम लिखित रूप दे देते हैं तो क्या कहते हैं? उसे अक्षर। आप जानते हैं ना अक्षर क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, ये अक्षर हैं सब। अब इसमें भाषा के अंग। भाषा के तीन प्रमुख अंग निम्न हैं: वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषा के कितने अंग होते हैं? तीन। पहला है वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। पहला वर्ण। जब हम कुछ बोलते हैं तब हमारे मुख से विविध ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनि भाषा की मूल इकाई है। प्रत्येक भाषा में इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। अब वर्ण क्या कहलाता है? जब हम मुंह से बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती है? ध्वनियाँ निकलती हैं। और ध्वनि क्या है? भाषा की मूल इकाई है। तो इन ध्वनियों के लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से किसी शब्द का निर्माण होता है और सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध का ज्ञान आवश्यक है। अब दो वर्ण या दो से अधिक वर्ण, इनसे मिलकर क्या बनता है? एक शब्द बनता है और सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध का ज्ञान आवश्यक होता है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट है वर्णमाला। किसी भाषा में समस्त वर्णों को क्रमबद्ध समूह में लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को या अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं हम? वर्णमाला। ये देखिए आपकी बुक में ये पूरी वर्णमाला दी गई है, इसे आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वर्णमाला कैसी होती है। फिर इसमें है वर्णों के प्रकार। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्ण दो भागों में विभाजित हैं। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब इसमें पहला पढ़ते हैं हम स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मतलब बोलने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, किसी और वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, ओ तक। ये 11 जो स्वर होते हैं ये अपने आप उच्चारित होते हैं, किसी की सहायता से उच्चारण में नहीं लिए जाते हैं ये। अब स्वरों के भेद। स्वर तीन प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। पहला है ह्रस्व स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके बोलने में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ये 4 स्वर हैं: अ, ई मतलब अ अनार का, छोटी ई इमली की, छोटा ऊ और ऋषि। ये 4 स्वर होते हैं जिन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। फिर दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में दूना समय या उससे भी अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है या ज़्यादा समय लगता है उसे क्या कहते हैं? हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? 7 स्वर हैं ये: आ आम का, बड़ी ई ईख की, बड़ा ओ ऊन का, ए एड़ी का, ए ऐनक का, ओ औरत का, ओ ओखली का। ये 7 वर्ण हैं जिन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर प्लुत स्वर। जिन स्वरों में 3 मात्रा काल का समय लगता है अथवा मूल स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर किन्हें कहते हैं? जिनकी उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है, तिगुना समय लगता है या ज़्यादा समय लगता है। अब देखिए स्वरों की मात्राएं। आपको इसमें स्वरों की मात्राएं बताई गई हैं। ये स्वर हैं और इनकी मात्राएं। ये टेबल देखिए आप पूरी, इसमें पहले स्वर लिखे गए हैं अ, आ, ई। ये पूरी टेबल शो हुई है आपकी बुक में। फिर इनकी मात्राएं बताई गई हैं। फिर मात्रा युक्त व्यंजन, मतलब ये व्यंजन दिए गए हैं, इनमें मात्रा लगा दी गई है। फिर इसमें उदाहरण जैसे क, रण, चरण। आपको ये पूरी टेबल रीड करनी है और इसको समझना है, पढ़ना है कि स्वर की मात्राएं कैसे बनती हैं, फिर उन मात्राओं का प्रयोग कैसे होता है। तो ये आपको पूरी टेबल रीड करनी होगी स्टूडेंट। फिर इसमें नेक्स्ट है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से मतलब स्वर की मदद से होता है, उसमें स्वर भी ऐड होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन है, 33 व्यंजन होते हैं। तो व्यंजनों के भेद। व्यंजन के भेद 3 आधारों पर किए जाते हैं: स्पर्श के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। अब देखिए फर्स्ट है इसमें
स्पर्श के आधार पर व्यंजन भेद। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर आती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे इसमें देखिए इनकी संख्या 27 होती है। क से लेकर म तक जितने भी व्यंजन होते हैं, क ख ग घ, फिर च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये सब व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। मतलब इनको बोलते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को टच करती है। फिर नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। अंत का अर्थ होता है भीतर या बीच में स्थित। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर किसी भाग का पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब ये कौन से स्वर होते हैं? 4 स्वर होते हैं ये। य अर्ध स्वर भी कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। य र ल व। मतलब इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के थोड़े से भाग को स्पर्श करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। फिर ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से कुछ गर्म हवा निकलती प्रतीत होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म मतलब क्या होता है? गर्म। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है, उसको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, स, ह। आप बोल के देखिए, आपके मुंह से गर्म हवा निकलेगी, इन 4 व्यंजनों को। फिर नेक्स्ट है श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन भेद। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन 2 भागों में विभाजित है, अल्प प्राण और महाप्राण। पहला है इसमें अल्प प्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के बोलने में वायु की मात्रा कम तथा कमजोर होकर निकलती है, वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, जिन व्यंजनों के बोलने में वायु की मात्रा मतलब हवा की मात्रा कमजोर होकर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन अल्प प्राण होता है। फिर महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के बोलने में वायु की मात्रा अधिक वेग से बाहर निकलती है और ह की आवाज़ सुनाई पड़ती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। मतलब जिन व्यंजनों के बोलने में वायु की मात्रा क्या अधिक वेग से मतलब बहुत तेजी से बाहर निकलती है, वो कौन से होते हैं? महाप्राण व्यंजन होते हैं। अब ये इसमें देखिए, आपको जैसे समझना है तो आपको यहाँ पे फिर एक टेबल शो की गई है। ये वर्ग है, ये अल्प प्राण और ये महाप्राण। मतलब ये कौन से व्यंजन है? अल्प प्राण वाले और ये महाप्राण वाले। तो आप इनको पढ़ेंगे और इनको बोल कर देखेंगे कि इसमें कम मतलब वायु का वेग मतलब हवा की कम धीमी गति से निकलती है और इसमें तेज गति से निकलती है मुंह से। अब इसमें उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन भेद। देखिए, फिर उच्चारण स्थान के आधार पर मतलब हम जिस व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारा स्थान क्या होता है? जीभ का और मुंह का कौन कौन सा? ये क ख ग घ ड़, कंठ, तालु, मूर्धा, ऊपर के दांत, मसूड़ा, दोनों ओठ। मतलब जब भी हम कोई व्यंजन उच्चारण करते हैं तो मुंह, होठ, जीभ, दांत, तालु, ये सब कहाँ कहाँ जीभ हमारी टच करती है, इन सब स्थानों पर वो आपको पूरी टेबल शो की गई है। आप इसे पढ़िए, इसे रीड कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। फिर अयोगवा। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग तो अ के साथ अम और अह लिखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं है। इन्हें क्या कहते हैं? हम अयोगवा कहते हैं। स्वर और व्यंजनों के मध्य की स्थिति होने के कारण ही इनको प्रारंभ में दी गई वर्णमाला में स्वरों के बाद स्थान दिया गया है। अनुस्वार। अब अनुस्वार क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, अनुस्वार क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अनुस्वार जैसे हम अ लिखते हैं, इस पे एक बिंदी लगी होती है, इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। अब देखिए, इसमें क जोड़ के मैंने अंक, अंक। अब आप बोलने में क्या आ रहा है? अंक। न बोलने में आ रहा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है लिखा हुआ, तो ये जो बिंदी लगाई है वो उसका काम करती हुई, इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। तो अंक मतलब जैसे बहुत सी जगह आपके साइलेंट वर्ड यूज होते हैं ना इंग्लिश में, जैसे नो, KNOW, नो, तो आप बोल तो रहे हैं लेकिन के बोल रहे हैं क्या? नो, नहीं नहीं, वो साइलेंट वर्ड हुआ। तो इसी तरह से अंक, इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। फिर आपका नेक्स्ट है, जैसे बहुत से वर्ड होते हैं, ठंडा, ठंडा, आप ना बोल रहे हैं बीच में आधा ना, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, उसकी जगह हमने क्या लगा दी? एक बिंदी लगा दी, जो अनुस्वार कहलाता है। फिर इसमें नेक्स्ट है, देखिए अनुनासिक। अब अनुनासिक क्या होता है? जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय मुख के अलावा नाक से भी वायु निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक मीन्स क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अनुनासिक होता है चंद्रबिंदु। अब देखिए, चांद, ये जो चंद्रबिंदु लगा है इसे हम कहते हैं अनुनासिक।
चांद, फिर आपको ना बोलने में नहीं आ रहा है, लेकिन और इसमें देखिए ये क्या होता है कि जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय मुख के अलावा नाक से भी, चांद मुंह से और नाक से क्या निकल रही है, वायु निकल रही है। तो ये जो चंद्र बिंदु लगाता है इसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक। अब आपको मैं एक और बताती हूँ, विसर्ग। विसर्ग क्या होता है, प्रायः, प्रातःकाल बोलते हैं ना, प्रातःकाल। तो जो व्यंजन के पीछे दो बिंदियां लगा दी जाती है, किसी अक्षर के पीछे दो बिंदियां लगा जाती है व्यंजन के पीछे, उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग। प्रायः, प्रातःकाल, और बहुत से जैसे पुनः, आप ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना, तो इन्हें हम कहते हैं विसर्ग। देखिए अनुस्वार हो गया, ये अनुनासिक हो गया चंद्रबिंदु, और विसर्ग हो गया जो वर्ण के पीछे दो बिंदियां लगा दी जाती है। स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में आपको यही सब समझाया गया है कि अनुनासिक क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, और अनुस्वार क्या होता है। फिर उसके बाद आपकी स्वर और व्यंजन, मतलब वर्ण विचार का पूरा हेडिंग जो है इस चैप्टर का, उसमें आपको यही बताया गया है वर्ण क्या होता है, फिर वर्ण के भेद क्या होते हैं, फिर स्वर व्यंजन इनके कितने भेद होते हैं, और उसमें आप जब बोलते हैं तो उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ये सब आपको इस चैप्टर में बताया गया है। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। और जब भी आप मेरी वीडियो देखते हैं तब आप बुक खोलकर उसे रीड कीजिए चैप्टर को, और वीडियो की मदद से उसे समझने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट आपको इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज में व्हाट्सएप पे फिल करके सेंड कर दूंगी, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है। हिंदी ग्रामर की कॉपी में आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखना है, और बुक की एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।